हमारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम आज भी लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अरहर की वैज्ञानिक बुआई विधि पर जानकारी। तिल की उन्नतशील प्रजातियां और बुआई तकनीक। फूल गोभी की अगेती प्रजातियों के रोपण तकनीक पर जानकारी। हमारे जिन किसान भाइयों ने जून माह में फूल गोभी की नर्सरी लगाई थी, उनके यहाँ नर्सरी में इसकी पौध रोपाई योग्य हो गई होगी और कई कृषक तो इसकी रोपाई के कार्य में लगे हुए भी होंगे। लेकिन फूल गोभी की रोपाई करते समय कुछ प्रबंधनों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है और इन प्रबंधन कार्यों पर जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर सुधीर दास। जो कौन सी प्रभेद जो है जो कि आगात में लगाई जाती है, उसका जब तक आप चयन नहीं करेंगे तो आपको उसका सही फायदा नहीं मिल पाएगा। तो आगात फूलगोभी की खेती के लिए किसान भाई आप सबसे पहले किस्म का है उसका चयन करें। जैसे कि हाजीपुर आगात हमारे बिहार में खास करके काफी ये पॉपुलर है। इसके अलावे आप कुमारी है, पूसा दीपावली है, पूसा केतकी 1 है, पूसा केतकी है। एक और प्रभेद जो न्यू अभी रिलीज हुई है, पूसा हाइब्रिड K1 करके आती है, जो आगात किस्म में काफी पॉपुलर है। इसके अलावे एक पूसा ईयरली सिंथेटिक है। ये सभी प्रभेद जो है आगात फूलगोभी की खेती के लिए काफी अच्छी प्रभेद है। इसी प्रभेद में से किसी एक प्रभेद का या 2 प्रभेद का आप अपना रकबा के अनुसार किसान भाई चयन कर लेंगे और इसके लिए आप फिर नर्सरी गिराएंगे। नर्सरी ये बरसात का समय है किसान भाई, बरसात के समय में नर्सरी गिराने के लिए बहुत सी टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है। अगर आप नर्सरी खुले खेत में डाल देंगे तो जब बारिश होगी, जब आपका पौधे जब नर्सरी में 1 या 2-3 सेंटीमीटर का ऊपर आता है तो देखेंगे कि हेवी बारिश के कारण जो है वो टोटल पौधा आपका डैमेज हो जाएगा, जिसका नुकसान आपको फिर आप जो खेत की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपके पास पौधे नहीं रह जाते हैं। तो इसके लिए आप पॉली टनल या उस पर नेट लगा दीजिए। नेट के नीचे जो है आप नर्सरी बना के गोभी का नर्सरी लगा के आप उसका खेती कर सकते हैं, आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो आगे की तैयारी जो किसान भाई आप करेंगे खेत की तैयारी, जब नर्सरी आप गिरा देते हैं, नर्सरी गिराने के बाद आप खेत की तैयारी शुरू करें, क्योंकि आप नर्सरी गिराते हैं तो 20 से 25-30 दिन का जो जब बिचरा हो जाता है, पौधा हो जाता है, तब आप खेत में ले जाते हैं। तो उसके बाद आप खेत की तैयारी शुरू कर दें। खेत की तैयारी करने के लिए फर्स्ट में जो है किसान भाई आप खेत को पहली जो जुताई करते हैं उसमें कंपोस्ट, तो वो अगर कंपोस्ट देते हैं तो 150 से 200
क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालेंगे। अगर आप वर्मी कंपोस्ट आपके पास उपलब्ध है तो 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। और ये पहली जुताई के समय किसान भाई आप खेत में डाल देंगे कि आपके खेत में जिंक की कमी है पाया जाता है, तो उसको आप कंपोस्ट में ही मिला के पहली जुताई के समय ही आप खेत में डाल के बराबर मात्रा में पहली जुताई कर देंगे। 2-3 जुताई करेंगे किसान भाई, खरपतवार को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। और अंतिम जब जुताई करते हैं किसान भाई, तो उसमें सबसे पहली बात है कि जो फर्टिलाइजर आप डालते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो उसका भी एक अनुशंसा है। 120 केजी नाइट्रोजन, 80 केजी फास्फोरस और 80 केजी पोटास की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर। तो किसान भाई सबसे पहले आप जब खेत की अंतिम जुताई करते हैं तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटास को भी पूरी मात्रा आप खेत में बराबर मात्रा में छिड़क के अंतिम जुताई कर दें। तो किसान भाई जब आप फूलगोभी की खेती करते हैं और आगात में करते हैं तो 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखेंगे और उसी कतार पर किसान भाई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जो बिचड़े तैयार हो जाते हैं पौधशाला से, तो वो एक एक पौधे आप उसमें लगाएंगे। शाम के समय में अगर लगाते हैं तो ज्यादा बेटर है, वो किसी तरह का वो जो सूखने या धूप का जो प्रकोप से बच जाएगा। इसके अलावा सिंचाई में अभी तो बरसात का सीजन, आवश्यकता अनुसार अगर आवश्यकता होती है, नमी की कमी होती है तो सिंचाई करेंगे। इसके अलावा किसान भाई आप अवश्य जो है 25 से 30 दिन में पहली निकाई गोराई अवश्य करें। तो उससे क्या होगा कि मिट्टी भी हल्की हो जाएगी और पौधे का जो एरेशन होता है, जड़ का विकास होगा और स्वस्थ पौधे होंगे। और किसान भाई जैसे कि पौधे गोभी का करते हैं तो अर्ली में खास करके ये बरसात के सीजन में कीट व्याधि का थोड़ा प्रकोप होता है, तो आप डायरेक्ट सब्जी की खेती करते हैं तो हम लोग हमारे यहाँ से अनुशंसा भी है कि कीटनाशक का कम से कम प्रयोग करें। नीम निर्मित दवाई जो होता है आपके मार्केट में आता है, वो 5 ml प्रति लीटर का घोल बना के आप बराबर 7 दिन के अंतराल पर आप अगर उस पर स्प्रे करते हैं तो कीट और व्याधि दोनों का कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह से किसान भाई गोभी की खेती करके अधिक से अधिक हमारे बिहार के किसान लाभ उठा सकते हैं। कम समय में तिलहनी फसल तिल की खेती करके किसान भाई कम खर्च में अच्छा लाभ ले सकते हैं। अतः इस लाभ को देखते हुए जो किसान तिल की खेती करना चाहते हैं तो बुआई के समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रामदेव यादव। किसान भाइयों, आप सभी को बताना चाहते हैं तिल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इस बुंदेलखंड रीजन में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसलों में से एक है। जो तिलहन फसलें हैं इनमें सबसे ज्यादा तिल की खेती की जाती है। तो किसान भाइयों, ये जो तिल बोने के लिए जो खेत की तैयारी है, जैसे सभी में करते हैं, एक गहरी जुताई के बाद 2 हल्की जुताई करने के बाद। अब आइए चर्चा करते हैं खाद एवं उर्वरक की मात्रा पर। प्रयोग से यह सिद्ध हो चुका है कि 5 से 6 टन गोबर की खाद या कंपोस्ट का प्रयोग करने पर अच्छी उपज प्राप्त होती है। उर्वरकों का प्रयोग भूमि परीक्षण के आधार पर करें। यदि परीक्षण न कराया गया हो तो 30 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 15 किलोग्राम फास्फोरस तथा 25 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। राकड़ तथा भूड़ भूमि में 15 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर का भी प्रयोग करें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा एवं फास्फोरस तथा पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय बेसल ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करें तथा नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा प्रथम निराई गुड़ाई के समय प्रयोग करें। तिल में एक प्रगति नाम की प्रजाति है जो इस समय बहुत पॉपुलर है और अच्छी वैरायटी है, जो हमारे विभाग द्वारा, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जो सभी स्टोरों पे उपलब्ध कराई जा रही है। टाइप 12, टाइप 14 और टाइप 4 ये पुरानी वैरायटियां ये भी मिलती हैं, तो इनका प्रयोग करें। ये भी, इनमें भी कोई रोग लगने की ससेबिलिटी नहीं है ये। तो संस्तुति प्रजातियों का ही चयन करें और अगर हो सके तो जो रोग प्रतिरोधी प्रजातियां उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करें, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा पैदावार मिल सके। इसकी बीज दर है वो 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।
और बीज उपचार करने का तरीका ये है कि सबसे पहले अगर आपको जैविक विधि से करना चाहिए, जिसमें आपको ट्राइकोडर्मा से सीड को उपचारित करना चाहिए। किसान भाइयों से हम चाहते हैं कि वो अपने कन्वेंशनल मेथड छोड़ के वो साइंटिफिक विधि अपनाएं, जिसमें सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि बीज को उपचारित करके बोएं। उसको एक 5 से 10 किलोग्राम बालू या जो कोई मिट्टी हो जिसको महीन पीस लें और मिट्टी के साथ इसको सीड ड्रिल के साथ अगर बुआई करें 45 सेंटीमीटर की का लाइन से लाइन की दूरी मेंटेन करके, तो किसान भाइयों को जो पौध की संख्या है प्रति स्क्वायर मीटर वो मिलेगी, ऑप्टिमम मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकेंगे। अगर किसान भाई उसमें वैशालीन एक हर्बिसाइड आता है, उसका बिजाई के समय ही पीपीआई मोड में होता है, बिजाई के जस्ट पहले इसको डालना होता है वैशालीन को। प्रति हेक्टेयर की दर से इसको जो है प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो तिल की फसल में खरपतवार से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे हैं और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो आप बने रहिए हमारे साथ। बीबीसी दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। बीबीसी ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बतख पालन एक लाभकारी कृषि सह व्यवसाय तो है ही, पर मछली पालन के साथ इस व्यवसाय को अपनाकर आप और भी अधिक लाभ ले सकते हैं। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र पिल्ले से। आज की तारीख में इंटीग्रेटेड डक फार्मिंग करके एक बहुत अच्छी योजना चल रही है। इंटीग्रेटेड डक फार्मिंग का मतलब होता है कि मछली के साथ में बतख पालन। आप गाँव में देखते होंगे जहाँ जहाँ भी मछली पल रहा है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मछलियों के उस ठहरे हुए पानी में लहर बनाने के लिए किनारे किनारे में आप देखेंगे तार या रस्सी बना के या फिर लकड़ी लेके आदमी बैठे रहते हैं जो कि लहर पैदा करते हैं हिला के पानी को, जिसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिलता है पानी के टकराव से और मछली जो है अपना वजन जो है जल्दी बढ़ाती है। तो इसके लिए लोगों ने बोला कि ऐसा कब तक चलेगा, तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, ये किया और आखिरी में पाया कि अगर हम साथ बतख पालन को मछली के साथ करते हैं तो बतख का क्या है कि खुद पानी में तैरते रहती है, जिसके कारण हमेशा लहर बनती रहती है। इसके कारण क्या होता है ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ जाती है और मछली का जो है ग्रोथ बहुत होने लगता है। इसके साथ साथ बतख पालन में एक और फायदा आपको मिलता है कि बतख जो खाती है उसका जो बीट होता है मछली का भोजन होता है, जिसे मछली खाकर बहुत अच्छी वजन कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वजन लेके आती है। और ये बहुत ज़्यादा रिसर्च में देखा गया है कि जो तालाबों में बतख नहीं पाली गई सी मछली पाला गया है उनका वजन और जहाँ बतख सह मछली पालन हुआ उसके वजन में 1 से 1.5 क्विंटल का फर्क आया है प्रति उत्पादन में, और लागत बहुत कम लगती है। कौन कौन से नस्ल के बतख हमारे यहाँ पाली जाती हैं, इसमें आपको बता दूं कि जहाँ पे 2 नस्लें पाली जा रही हैं। एक खाकी कैम्पबेल नस्ल है जो खाकी कलर की होती है, जिसे अंडा उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। वर्ष में 250 से 300 अंडे उत्पादन करती है। इसके साथ साथ एक और नस्ल पाली जा रही है, वियतनाम से लाई गई है, जिसे हम वाइट पेकिंग्स करते हैं, जो कि हंस के जैसा दिखता है। ब्रायलर वैरायटी या मांस के लिए उपयोग किया जाता है किसानों के द्वारा, क्योंकि इसका वजन 3.5 किलो से 4 किलो
तक के हो जाता है तो लोगों को एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि बगैर पानी के बतख नहीं पाला जा सकता। पानी सिर्फ अपने मुंह आंखों के आसपास जो कीचड़ जमा होता है उस कीचड़ को साफ करने के लिए इसका आवश्यकता होती है, जिसके कारण जो है छोटे से छोटे पानी नाले में भी जो है बतख पाली जा सकती है। बतखों के रहने का बाड़ा तथा तालाब के बंदे पर बांस का बनाया जाता है। बाड़ा इस प्रकार से रखा जाता है कि उसका आधा भाग तालाब की ओर शक्तिशाली बांसों के सहारे टिका होता है, आधा भाग बंदे पर हो। इस तरह के बाड़े को रखने का प्रमुख कारण यह होता है कि बतखों द्वारा किया गया मल मूत्र तथा बतखों द्वारा बचा हुआ आहार एवं उसके द्वारा गिराया हुआ आहार तालाब में गिरता है, जो कि मछलियों के लिए भोजन का काम करता है। किसान भाइयों, इसके अंतर्गत 1 हेक्टेयर तालाब में हम 500 से 600 बतख तथा 5000 से 6000 अंगुलिकाओं का पालन कर वर्ष में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भोजन तथा पोषण प्रबंधन, इसके तहत प्राय बतखों को भोज्य पदार्थ गीला करके ही दिया जाता है, क्योंकि सूखे भोज्य पदार्थ को बतखों द्वारा निगलने में कठिनाई होती है। प्राय बतखों को प्रतिदिन 80 से 150 ग्राम तक आहार दिया जाता है। आहार में प्रयुक्त होने वाले अवयव इस प्रकार हैं। बतखों के बच्चे स्वस्थ बतखों द्वारा दिए गए अंडों से लेना चाहिए। उचित साफ सुथरा वातावरण बतखों को देना चाहिए। 0.4 हेक्टेयर क्षेत्रफल का तालाब बनाना चाहिए। तालाब हमेशा उस स्थान पर ही बनाना चाहिए जहां स्वच्छ जल की साल भर उपलब्धता हो। तालाब बनाने के लिए चिकनी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। जहां तक मछलियों के चयन की बात है तो भारतीय मेजर कार्प के अंतर्गत कतला, रोहू, मृगल या नैन तथा विदेशी कार्प के अंतर्गत सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प आती है। आजकल मत्स्य पालक सेमी इंटेंसिटी या इंटेंसिटी तकनीक अपना रहे हैं। इस तकनीक में प्राय 5 से 10,000 अंगुलिकाएं प्रति हेक्टेयर तालाब में संचित की जाती हैं, जबकि सघन मत्स्य पालन में 10,000 से 25,000 अंगुलिकाएं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से संचयन की जाती हैं, जिनमें सतह भक्षी 40%, मध्यम सतह भक्षी 20% तथा सहभक्षी 30%, बड़ी घास खाने वाली 10% मछलियों का संचयन किया जाता है। बतख सह मत्स्य पालन में मछलियों को कृत्रिम आहार देने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि मछली या मछलियों की संचयन दर अधिक होती है तो तालाब में कृत्रिम ऑक्सीजन देने के लिए एरिएटर का प्रयोग किया जाता है। जब संचित मछलियों का आकार 8 से 10 सेंटीमीटर या अंगुली के आकार से थोड़ा बड़ा हो जाए तो बतखों को तालाब में छोड़ना चाहिए। यहाँ एक बात और बताना लाजमी है, जहाँ तक टीका और दवाई की बात है, मुर्गी में अगर 10 से 15 टीके लगते हैं उसके जीवन काल में, तो बतख को 2 से 3 टीके भी पर्याप्त होते हैं। और कहीं कहीं तो हमारे क्षेत्र में जैसे फाउल कॉलरा है या डक प्लेग है, डक कॉलरा है, इस तरीके की कुछ बीमारियां हैं जो हमारे यहाँ क्षेत्र में अभी तक के तो नहीं पाई गई। दलहनी फसल अरहर बुआई का समय चल रहा है, अतः किसान भाइयों को चाहिए कि इसकी उन्नतिशील प्रजातियों का चयन करके वैज्ञानिक तरीके से बुआई का कार्य संपन्न करें, अन्यथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही के कारण अरहर की फसल से आप उचित उपज नहीं ले पाएंगे। अतः अरहर की उन्नत बुआई विधि क्या है, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र में डॉक्टर शंकर सिंह। किसान भाइयों, इस समय खरीफ का मौसम शुरू हो गया है और मानसून की वर्षा भी हो गई है। अमूमन ये कहा जा रहा है, वैज्ञानिकों की भी भविष्यवाणी की गई है, मौसम विज्ञान भी ये बता रहा कि इस साल बारिश कम है। तो कम बारिश की स्थिति में किसान भाइयों को ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो। उसी कड़ी में दलहनी फसलों के अंतर्गत प्रमुख फसल जो हमारी है अरहर की, ये फसल यदि किसान भाई इन मौसम के हालातों को देखते हुए बोएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो नमी की दशा में एक मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयाँ कल्टीवेटर से या देसी हल से करके खेत को समतल करके जो है इसमें खेत तैयार कर लेना चाहिए।
दूसरी बात आती है इसमें प्रजातियों का चयन। तो प्रजातियों के चयन में विशेष ध्यान रखने की बात है। 2 तरह की अरहर आमतौर पर किसान भाई बोते हैं, एक जल्दी पकने वाली और एक देर से पकने वाली। तो जल्दी पकने वाली प्रजातियों में पारस है, उपास है और टाइप 21 है, पूसा 992। ये 3-4 प्रजातियां बहुत अच्छी हैं जो 125-130 दिन पकने में लेती हैं और 15 से 20 कुंटल इनकी पैदावार हो जाती है। तो इन प्रजातियों का बीज प्रमाणित लेकर के कृषि विभाग से या कृषि विश्वविद्यालय से किसान भाई इन बीजों की व्यवस्था कर लें और बुवाई के लिए इन बीजों को क्रय करें। दूसरी प्रजातियां जो लंबी अवधि की हैं उनमें विशेष करके बहार है, अमर है, आज़ाद है, पूसा 9 है। तो ये प्रजातियां लंबी अवधि की हैं जो 270 दिन 275 दिन लेती हैं पकने में, लेकिन इनकी पैदावार लगभग 25 से 30 कुंटल तक की होती है। अब बात आती है कि हम कितना बीज डालें। तो किसान भाइयों, जो हमारी खरीफ की फसल है ख़ास तौर से, इनमें चूंकि बढ़वार अच्छी होती है तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर में लगता है। बीज उपचार करके ही किसान भाई इसकी अरहर की बुवाई करें और बीज उपचार में थीरम है, कार्बेंडाजिम है या ट्राइकोडर्मा पाउडर है। इनकी 2-3 ग्राम मात्रा 1 किलोग्राम बीज में मिला करके हमें बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। साथ ही साथ राइजोबियम कल्चर का भी इसका बड़ा भारी महत्व है। इसके प्रयोग से राइजोबियम कल्चर जो है 250 ग्राम का एक पैकेट आता है और उसको आधा लीटर पानी में घोल करके हल्का गुनगुना करके उसमें 50 ग्राम गुड़ मिला के जब ठंडा सीरा हो जाए तो उसको हल्के हाथ से 10 किलो बीज में 250 ग्राम का पैकेट का ये सॉल्यूशन बना करके उसमें हल्का लेप चढ़ा दें और छाया में सुखाने के बाद सायंकाल में इसकी बुवाई करें। आमतौर पर जितनी भी दाल वाली फसलें हैं इन फसलों में उर्वरकों की मात्रा न्यूनतम लगती है। मृदा परीक्षण के आधार पर या सामान्य संस्तुतियाँ जो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा दी गई हैं उनमें खास तौर से 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 से 45 किलोग्राम फास्फोरस। और अब चूँकि खेतों में सल्फर की भी कमी दृष्टिगोचर हो रही है और इनका भी प्रभाव बड़ा दूरगामी पड़ रहा, तो 15 से 20 किलोग्राम यदि सल्फर एक खेत में डाल दी जाती है 1 हेक्टेयर में। साथ ही ये भी वैज्ञानिक की सलाह देते हैं और हम लोगों की भी यही सलाह है कि जो हमारा फास्फेटिक उर्वरक है इसकी पूर्ति DAP से न करके यदि सिंगल सुपर फास्फेट से की जाती है तो इसमें सल्फर भी मिलता है और ये आसानी से पौधों को उपलब्ध होता है। अब बात आती है कि हम अरहर की बुवाई कैसे करें। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। बहुत सारे क्षेत्रों में अरहर चिटक कर के बो देते हैं। चिटक कर के बोने से न तो उर्वरक का सही सदुपयोग हो पाता है और ना ही पौधों की संख्या प्रति इकाई जो है वो सुनिश्चित हो पाती है। ऐसी स्थिति में फसल की जो पैदावार मिलनी चाहिए वो पैदावार अच्छी नहीं मिल पाती। तो किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है यदि लाइन से इसकी बुवाई करें और लाइन में नीचे खाद पड़े और उसके ऊपर बीज पड़े। अगेती प्रजातियों में पंक्ति से पंक्ति एवं पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर। देर से पकने वाली प्रजातियों के लिए यह दूरी 75 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर तथा देर से बोई जाने वाली फसल में 30 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अरहर की बुआई मेड़ पर करने से पौधों के गलने की संभावना कम रहती है। अरहर की फसल के साथ अन्य दलहनी, तिलहनी एवं खाद्यान्न फसलों की मिलवा खेती की जा सकती है। अगर अंतर फसली की बात करें तो अरहर मक्का में एक पंक्ति अरहर के बाद एक पंक्ति मक्का की बोनी चाहिए। अरहर ज्वार अंतर फसली में 2 पंक्तियां अरहर के बाद एक पंक्ति ज्वार की लगानी चाहिए। अरहर मूंग अंतर्वर्ती फसली के अंतर्गत 2 पंक्तियां अरहर, 1 पंक्ति मूंग की लगानी चाहिए। अरहर उर्द में भी 2 पंक्तियां अरहर, 1 पंक्ति उर्द की लगानी चाहिए। अरहर बाजरा 2 पंक्तियां अरहर एवं 1 पंक्ति बाजरे की लगानी चाहिए। तो ये समन्वित अरहर की खेती का जो दूरगामी प्रभाव है, आर्थिक नज़रिया है, उसके दृष्टिकोण से निश्चित रूप से अरहर की फसल एक बड़ी ही उपयोगी फसल है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला रोहतक के सुजीत कुमार ने। आपने प्याज की रोपाई यंत्र पर जानकारी चाहिए तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जैसा कि प्याज की बुआई में मजदूरी व मानव श्रम अधिक लगता है, अतः इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे प्याज ट्रांसप्लांटर की, जिसे ट्रैक्टर द्वारा संचालित किया जाता है। इस हेतु 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। ट्रैक्टर के साथ इस मशीन को अन्य कृषि यंत्रों की तरह ही जोड़ा जाता है। उसके उपरांत 12 मजदूरों को प्लांटर के पीछे बिठाकर बुआई की जाती है। मजदूर एक एक पौध को हॉपर अर्थात ओरनी में डालता जाता है, जिसमें पौध सीधे हल के पीछे जाकर गिरती है और इस प्रकार पौध की रोपाई हो जाती है। इसमें सावधानी के रूप में किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि ट्रैक्टर एक ही गति से चले, क्योंकि यदि गति में परिवर्तन होगा तो इसका सीधा असर पौध रोपण पर पड़ेगा। इसमें पौधे से पौधे की दूरी 3 इंच रखी जाती है तथा लाइन से लाइन की दूरी 5 इंच होती है तथा यह यंत्र एक बार में 12 लाइनों में बुआई का कार्य पूर्ण करता है, जबकि हाथ से बुआई करने पर पौधे व पंक्ति की दूरी उचित नहीं रखी जा सकती। किसान भाइयों, यदि इस यंत्र के द्वारा पौधरोपण में होने वाले व्यय की तुलना मानव श्रम द्वारा रोपाई हेतु होने वाले व्यय से करें तो मानव श्रम द्वारा प्रति एकड़ रोपाई हेतु लगभग 15 कुशल मजदूरों की आवश्यकता होती है और प्रति मजदूर पर 200 रुपए प्रति दिन का खर्च आता है। इस प्रकार मजदूरों द्वारा प्रति एकड़ रोपाई पर खर्च लगभग 3000 रुपए होता है, जो कि स्वयं कतार बनाकर रोपाई का कार्य करते हैं। इसके अलावा मजदूरों द्वारा बुआई करने पर 10% तक लगाई गई पौध मर जाती है, जबकि प्लांटर द्वारा प्याज की रोपाई करने में 12 मजदूरों की आवश्यकता होती है, जो कि लगभग 2 घंटे में 1 एकड़ क्षेत्रफल की रोपाई आसानी से कर देता है। अब यदि इस पर होने वाले खर्च की बात करें तो 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर में प्रति घंटे का खर्च 300 रुपए होता है। अतः प्लांटर द्वारा रोपाई पर प्रति एकड़ ट्रैक्टर पर खर्च 600 रुपए आया। साथ ही इस प्लांटर से रोपाई करने हेतु 12 मजदूरों की आवश्यकता होती है, जिस पर प्रति मजदूर का खर्च 200 रुपए प्रतिदिन आता है, जो कि एक दिन में 4 एकड़ क्षेत्रफल की रोपाई करते हैं। अतः मजदूरों पर प्रति एकड़ व्यय की बात करें तो लगभग 600 रुपए होता है। इस प्रकार प्लांटर पर रोपाई करने पर कुल खर्च 1200 रुपए प्रति एकड़ आता है। किसान भाइयों, अब यदि मानव श्रम व प्लांटर द्वारा प्याज की रोपाई पर आर्थिकी की तुलना करें तो मानव द्वारा रोपाई करने पर प्रति एकड़ रोपाई पर कुल खर्च 3000 रुपए होता है, जो कि एक दिन में 1 एकड़ क्षेत्रफल की रोपाई करते हैं, जबकि प्लांटर द्वारा रोपाई करने पर कुल खर्च 1200 रुपए आता है, जो कि लगभग 2 घंटे में 1 एकड़ क्षेत्रफल की रोपाई करता है। इस प्रकार किसान भाइयों, प्लांटर द्वारा प्रति एकड़ रोपाई करने पर लगभग 1800 रुपए की बचत के साथ 6 घंटे समय की बचत भी हो जाती है, कर सकते हैं। और अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।